नमस्कार। मैं आपके बीच में समकालीन हिंदी कहानी में जनपदीय चेतना विषय पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हूं। तो बातचीत शुरू करते हैं। हिंदी के अप्रतिम कवि त्रिलोचन की कविता उस जनपद का कवि हूं मैं, वह अपने जनपद को कुछ इस तरह से बयान करते हैं। उस जनपद का कवि हूं जो भूखा दुखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता, कैसी होती है क्या है वह नहीं मानता। कविता कुछ भी दे सकती है, कब सूखा है उसके जीवन का सोता, इतिहास ही बता सकता है वह उदासीन बिल्कुल अपने से, अपने समाज से है, दुनिया को सपने से अलग नहीं मानता, उसे कुछ भी नहीं पता। दुनिया कहां से कहां पहुंची, अब समाज में वे विचार रह गए नहीं हैं जिनको ढोता चला जा रहा है वह अपने आंसू बोता, विफल मनोरथ होने पर अथवा आकाज में धर्म कमाता है वह तुलसीकृत रामायण, सुन पढ़कर जपता है नारायण नारायण। इस कविता में कवि अवध प्रदेश का एक यथार्थ चित्र रचता है। यही नहीं, इस चित्र में हम यह भी देखते समझते हैं कि जनपदीय चेतना के निर्माण के क्या टूल्स हैं, और जब एक रचनाकार रच रहा होता है तो उसे किन सामाजिक प्रवृत्तियों को अपने रचनाओं के केंद्र में रखना है, किन चीजों और प्रवृत्तियों से द्वंद्वरत होना है, किनका बखान करना है। यही नहीं, इसी में वे उस शिल्प के बारे में भी संकेत कर देते हैं जिसमें इस जनपद के सुख दुख और जीवन का बखान किया जाना है। वे कहते हैं कि यह जनपद अपने अभाव में कुछ इस कदर खोया है कि कला नहीं जानता। कला उसे कुछ दे सकती है ऐसा भी नहीं लगता उसे। वह दुनिया, समाज, यहां तक कि अपने से भी कटा हुआ है। दुनिया उसके लिए एक सपने की तरह है, अर्थात दुनिया के बारे में वह यथार्थ बोध से कटा हुआ है। जिन विचारों को वह जी रहा है उनका समय बीत चुका है। आंसू यानी दुख उसके जीवन की अस्थायी निधि है, और दुख में धर्म या ईश्वर के अलावा उसकी कोई दूसरी शरण नहीं है। जब कोई कथाकार या इस यथार्थ को अपनी कहानी में रचने बैठता है तो उसे रचने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो वही है जिसे हिंदी कहानी के प्यारे दादू प्रेमचंद ने अपनाया। बनारस के आसपास का जो लोकल उनकी कहानियों में प्रमुखता से उपस्थित हुआ है उसे बयान करने के लिए उन्होंने आसान खड़ी हिंदी का सहारा लिया, जो उर्दू के स्वाद और मुहावरों में रची बसी थी, और शैली अपनाई यथार्थवाद की। नतीजे में कहानी का जो रूप सामने आया उससे हिंदी कहानी की दशा और दिशा हमेशा के लिए बदल गई। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जिन चरित्रों का दुख दर्द और जीवन बयान किया वे हमेशा के लिए हिंदी कथा साहित्य में अमर हो गए। यहाँ समाज के सबसे गरीब और वंचित तबके के दुख दर्द थे, जो सवा सेर गेहूं के एवज में जिंदगी भर की गुलामी भुगत रहे थे। इसके बावजूद मनुष्यता के विराट स्वप्न में उनकी भी हिस्सेदारी थी। प्रेमचंद की अनेक कहानियों के गंवई चरित्र अपने भीतर महाकाव्यात्मक संभावना छुपाए हुए मिलते हैं। इन कहानियों में वह सब कुछ है जिसका जिक्र बाबा त्रिलोचन अपनी कविता में करते हैं। इसके बावजूद जब जनपदीय चेतना वाली कहानियों की बात होती है तो उसमें प्रेमचंद का नाम अमूमन नहीं लिया जाता। ऐसा इसलिए होता है कि जनपदीय चेतना के संदर्भ में ज्यादातर लोगों का सोचना यह है कि चरित्रों के सुख दुख और जीवन का बयान या बखान करते समय उन चरित्रों की भाषा और लोकल के चित्रण पर अतिरिक्त रूप से ध्यान दिया जाए। ऐसी स्थिति में लोकल अपने स्थानीय रंगत में रचा जाता है, और ऐसा करते हुए स्थानीय भाषा और ध्वनियों के साथ स्वाद, रंग और गंध का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जनपदीय चेतना की इस रूप में व्याप्ति के सबसे बड़े उदाहरण रेणु हैं, जिनके समूचे कथा साहित्य को एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। रेणु की यहाँ पूर्णिया जैसे खुद ही अपनी कहानी कहने लगता है। मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन, शेखर जोशी, विद्यासागर नौटियाल, राही मासूम रजा और मनोहर श्याम जोशी ऐसे कथाकार हैं जो रेणु के रास्ते पर चले या कि रेणु के रास्ते के आसपास से अपना रास्ता बनाया। वहीं शैलेश मटियानी प्रेम का रास्ता प्रेमचंद के ज्यादा करीब है। जनपदीय चेतना के अर्थ और पर्याय पर बात करें तो वह लोक चेतना के नजदीक आकर रुक जाती है। रेणु ने इस लोक चेतना का आंचलिकता से गहरा रिश्ता बनाया। यही एक दूसरी बात भी आती है। पहली के शहरों की भी अपनी लोक चेतना होती है, और दूसरी की भाषा तथा अन्य रूपों की आंचलिकता शहरों में भी उसी रूप में संभव होती है। काशीनाथ सिंह की अनेक कहानियों तथा काशी काशी उपन्यास को इस शहरी आंचलिकता के एक सुंदर उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।
वहीं अमरकांत और रविंद्र कालिया की अनेक कहानियां शहरी लोक चेतना के उदाहरण के रूप में रखी जा सकती हैं। इनकी अनेक कहानियों में शहरी लोक और उसके दुख इतने विश्वसनीय तरीके से दर्ज होते हैं जो समूची हिंदी कहानी में दुर्लभ है। हिंदी की समकालीन कहानी में जनपदीय चेतना पर बात करें तो जो पहला नाम सामने आता है वह शिवमूर्ति का है। शिवमूर्ति अवध के केंद्र में स्थित उसी सुल्तानपुर से आते हैं जहां से त्रिलोचन आते हैं। शिवमूर्ति ने कम लिखा है, पर जितना लिखा है उसमें अवध का लोकल कुछ इस तरह से दर्ज होता है कि उनकी कहानियां कई बार जैसे अवध का सामाजिक इतिहास भी दर्ज करने लगती हैं। शिवमूर्ति का स्कूल वही रेणु वाला है, पर शिवमूर्ति के यहाँ वे चरित्र और ज्यादा जटिल और मुखर हुए हैं। इसी अनुपात में कला थोड़ी कम हुई है। शायद वे भी त्रिलोचन की उन पंक्तियों में उसी तरह से भरोसा करते हों कि उनके जनपद का लोग कला नहीं जानता। कला की इस कमी को अमुखरता से भरते हैं। दूसरे, शिवमूर्ति अपने चरित्रों के मर्म में कुछ इस तरह से प्रवेश करते हैं कि कला की कमी गौण बात लगने लगती है। शिवमूर्ति की अब तक 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, केसर कस्तूरी और कुच्ची का कानून। पहले संग्रह की शीर्षक कहानी स्त्रियों के उस दारुण दुख को अभिव्यक्त करती है जो न जाने कितने लोकगीतों में रुदन की तरह गाया गया है। जहां बेटी मायके की तरफ प्यार और उम्मीद लगाए बैठी रहती है, दूसरी तरफ मायका उसे उसके दुखों के साथ छोड़कर आगे बढ़ चुका होता है। इसी तरह श्री उपमा जोग में गांव में पीछे छूट गई उस स्त्री की पीड़ा है जिसने अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर अपने पति को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, और अब पढ़े लिखे पति को यह स्त्री गंवार लगती है जो उसके काबिल नहीं है। मेरे लिए यह एक राष्ट्रीय रूपक की तरह से है। हम उस स्त्री की जगह किसानों और मजदूरों को रखकर देख सकते हैं, गांव को रखकर देख सकते हैं। इस कहानी में अर्थ विस्तार की असीम संभावना छुपी हुई है। इसको दूसरी तरह से देखें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जनपदीय चेतना के साथ शहरी आधुनिक चेतना ने इसी तरह का संबंध रखा है। इसी तरह से शिवमूर्ति अकाल दंड और कसाई बाड़ा जैसी कहानियों की उन कुटिलताओं को बयान करते हैं जो उसे शहरी आधुनिक कहे जाने वाले समाज में से मिली हैं। स्त्री जीवन के दुखों को शिवमूर्ति केसर कस्तूरी या श्री उपमा जोग में ही नहीं रचते हैं, बल्कि तिरिया चरित्र, ख्वाजा ओ मेरे पीर और कुच्ची का कानून में भी रचते हैं। इन कहानियों में स्त्री जीवन के सुख दुख और संघर्ष हैं। कहीं वह लड़ते हुए हार रही है तो कहीं पर जीत भी रही है। शिवमूर्ति अपनी इन कहानियों में स्त्री के सुख दुखों को घाव की तरह ताजा कर देते हैं। वे यथार्थ को व्यक्त करने के लिए प्राकृतवाद के नजदीक चले जाते हैं। मिथिलेश्वर, शैवाल, रामधारी सिंह दिवाकर या कुछ हद तक संजय सहाय भी यह काम करते दिखाई देते हैं। कथाकार जनपद के जीवन को जनपद की भाषा या टोन में ही रचने की कोशिश करते हैं। परिस्थितियों का विरोधाभास यह है कि पाठक शहरी और मध्यवर्गीय है। ऐसे में इन्हें अपनी कहानियों को एक अतिरिक्त नाटकीयता देनी पड़ती है। रेणु यह काम जितनी सहजता से संभव कर ले जाते थे, वह कथा कौशल बाद में दुर्लभ ही बना रहता है। शिवमूर्ति से थोड़े बाद के कथाकार अखिलेश की कहानियों में भी अवधि लोक बखूबी आता है। नाटकीयता के तत्व अखिलेश की कहानियों में भी मिलते हैं, पर अखिलेश के यहाँ यह नाटकीयता ज्यादा सहज रूप में आती है। इसकी वजह यह है कि वे प्रेमचंद, अमरकांत या कि रविंद्र कालिया की कथा परंपरा के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लोक है, लोकल भी है, उसकी समस्याएं भी हैं, पर भाषा वही सहज खड़ी बोली है जो अवधी और उर्दू से अपनी ताकत देती है। यहाँ एक ह्यूमरस भाषा में स्थितियों की विडंबना और विरोधाभासों को कहानी का विषय बनाया गया है। अखिलेश की कहानियों का एक प्रमुख तत्व कथा तत्व स्मृतियां भी हैं, या निजी विन्यास से शुरू होती हैं और जल्दी ही यह एक सामूहिकता धारण कर लेती हैं। इस वजह से अखिलेश की कहानियों में सहज ही एक सामूहिक प्रतिरोध जन्म लेता है, या इसलिए भी विश्वसनीय लगता है क्योंकि इसकी जड़ें लोक की सामूहिक स्मृति में धंसी होती हैं। इसी तरह संजय खाती की कहानियों में पहाड़ के लोगों का दुख, उनके छोटे छोटे अभाव, उनका पीछे छूट जाना, उनका अकेलापन, बाहर की दुनिया से कट जाना और एक जादुई कलात्मकता के साथ आता है। वे पहाड़ के लोगों के जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों को अपनी कहानी का विषय बनाते हैं। उनके यहाँ नाटकीयता कम है। इसकी जगह पर एक पहाड़ी नदी का सहज बहाव है जो कहीं तेज हो गया है तो कहीं मंथर, पर या जीवन की तरह ही सहज लगता है। एक और चीज है उनके यहाँ, ये कि संजय खाती की कहानियों का जो पहाड़ है उस पर शहरी जीवन की एक स्पष्ट छाया पड़ रही है। इस छाया की वजह से स्थानीय रंग कहीं अलग से चटक होकर दिखते हैं तो कहीं इस छाया के असर से वह धूसर हो रहे हैं, उनका रूप बदल रहा है। संजय के 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, पिंटी का साबुन और बाहर कुछ नहीं था। इन कहानियों को पढ़ना एक दुर्लभ आंचलिकता से गुजरना है।
इसके बावजूद यह कहीं से भी आंचलिक कहानियां नहीं लगती। यह अपने भूगोल के बाहर भी उतनी ही प्रभावी और अर्थ भरी हैं। गंगा प्रसाद विमल, बटरोही, एस.आर. हरनोट की कहानियों में भी पहाड़ी लोक चेतना के विविध रंग देखे जा सकते हैं। समकालीन कथाकारों में पंकज मित्र की कहानियां भी यह काम बहुत ही सधे हुए अंदाज में करती हैं। पंकज की कहानियों का जो लोक है उस पर शहरी जीवन की बुरी प्रवृत्तियों ने भरपूर असर डाला है और शहरी जीवन की बेहतर प्रवृत्तियां वहां कम ही पहुंची हैं। इस वजह से पंकज की कहानियों का यथार्थ कई बार बहुत मुखर हो उठता है और इसी अनुपात में संवेदना के तार छीण पड़ने लगते हैं। इसके बावजूद हमारे ग्रामीण या कस्बाई लोग पर शहरी विज्ञापनी दुनिया क्या असर डाल रही है, या पंकज की कहानियों में इतनी विश्वसनीयता से दर्ज होता है कि पाठ के समय यह कहानियां कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। एक खास अंचल की कहानियां होने के बावजूद वह समूचे भारत के यथार्थ को उतने ही गजब तरीके से कह पाती हैं। उनकी कहानियां इस बात का सुंदर उदाहरण है कि लोकल होते हुए भी ग्लोबल कैसे हुआ जा सकता है। यह अलग बात है कि उनके चरित्र ग्लोबल होने की कोशिश में लोकल भी नहीं रह पा रहे हैं। यही पंकज मित्र की कहानियों की केंद्रीय बात है। इसी तरह और भी अनेक कथाकार हैं जिनकी अनेक कहानियों में जनपदी चेतना के विविध रंग बखूबी अभिव्यक्त हुए हैं, जैसे नीलाक्षी सिंह की कहानियों प्रतियोगी तथा एकता भुजबल, चंदन पांडे की कहानियों परिंदगी है कि नाकामयाब है, रेखा चित्र में धोखे की भूमिका, जंक्शन में लोग अपने विध्वंस और प्रतिरोध दोनों ही क्षमताओं के साथ रचा गया है। शिवेंद्र, सविता पाठक और उपासना की कई कहानियों में भी पूर्वांचल के लोक जीवन के तमाम प्रसंग अपनी अर्थ छवियों के साथ देखे जा सकते हैं। कुणाल सिंह की कहानियां, आदिग्राम उपाख्यान, सनातन बाबू का दाम्पत्य और शोकगीत तथा रविंद्र आरोही की अनेक कहानियों में बंगाल का जनपदी जीवन कुछ उसी तरह से बार बार आता है जैसे तरुण भटनागर के यहाँ बस्तर बार बार लौटता है। और भी बहुत से कथाकार हैं, उनकी कहानियां हैं, सबका नाम गिनाना संभव नहीं है। कुछ नाम हमेशा ही छूट जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। हम देख सकते हैं कि समकालीन हिंदी कहानी में जनपदी चेतना के कई रंग रूप हैं। जनपद के अर्थ को थोड़ा विस्तार देते हुए अगर विश्वविद्यालय को एक जनपद मान लिया जाए तो हिंदी में उसे केंद्र में रखकर अनेक कहानियां रची गई हैं। उदय प्रकाश की पीली छतरी वाली लड़की, अखिलेश की चिट्ठी, देवेंद्र की नालंदा पर गिद्ध, नीलाक्षी की परिंदे का इंजाद सब कुछ जैसी कई कहानियां सहज ही याद आती हैं। राकेश मिश्र की अनेक कहानियां हैं जो विश्वविद्यालय कैंपस के यथार्थ का उद्घाटन बहुत ही निर्मम तरीके से करती हैं। यहाँ विश्वविद्यालय को जनपद के तुल्य इसलिए माना जा रहा है कि अलग अलग जनपदों की तरह विश्वविद्यालय भी अपना एक अलग चरित्र रचते हैं जो उन्हें बाकी विश्वविद्यालयों से अलग करता है। बाकी यह भी कि छात्र चाहे जिस जगह या कोने से आए, पर विश्वविद्यालय में उनका एक सामूहिक चरित्र बनता है। सत्ता के प्रति सतत प्रतिरोध का तत्व भी उन्हें लोक के नजदीक ले जाता है। और अब आखिर में एक ऐसे कथाकार का जिक्र जिनकी कहानियों में पूर्वोत्तर का लोक बोलता है। ये कथाकार हैं अरुणाचल प्रदेश की जो राम यालाम नाबाम। उनका साक्षी है पीपल नाम से कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित है। इस संग्रह की कहानियों में अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास का जनजीवन जिस विलक्षणता और विश्वसनीयता से दर्ज होता है वह समूची हिंदी कहानी में अब तक दुर्लभ रहा है। वहां की स्त्रियों का जीवन, लोक विश्वास, प्रकृति से एक अद्भुत जुड़ाव, लोक कथाओं से ताजगी, लोक गीतों से दुखों का भार उठाने की क्षमता उन्हें अलग से रेखांकित करने योग्य बनाता है। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। भारत भवन ने मुझे आप सबके बीच बात रखने का मौका दिया, इसके लिए भारत भवन के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सब ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार। शुक्रिया।